नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है कहानी केंद्र में। मेरा नाम है मलय भट्टाचार्य। आज आप सुनेंगे रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी जिसका शीर्षक है पितामह। कहानी शुरू करने से पहले सभी से ये निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे कहानी केंद्र को सब्सक्राइब करके उसका एक बेशकीमती हिस्सा बन जाइए ताकि आने वाले दिनों में अपलोड होने वाली अच्छी अच्छी कहानियां आप सुन सकें। साथ ही साथ इससे मेरी भी हौसला अफजाई होती है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। नयन जोड़ के जमींदार किसी समय बाबू के नाम से विशेष विख्यात थे। उस जमाने में बाबू पने का आदर्श बहुत आसान नहीं था। इस समय जिस प्रकार राजा राय बहादुर का खिताब प्राप्त करने के लिए बहुत सा नाच, घुड़दौड़ एवं सलामी सिफारिश का श्राद्ध करना पड़ता है, उस समय साधारण जनता से बाबू की उपाधि प्राप्त करने के लिए भी बहुत दुस्साध्य तपस्या करनी पड़ती थी। नयन जोड़ के अपने बाबू किनारी फाड़कर ढाका के कपड़े पहनते, क्योंकि किनारी की कर्कशता से उनका सुकोमल बाबूपन कष्ट पाता। वे लाख रुपए से बिल्ली के बच्चे का विवाह करते और कहा जाता है कि एक बार किसी उत्सव के उपलक्ष्य में उन्होंने रात को दिन करने की प्रतिज्ञा करके असंख्य दीप जलाकर सूर्य की किरणों के अनुकरण में ऊपर से सच्ची चांदी की जरी बरसाई थी। इससे सभी समझ सकते हैं कि उस समय बाबुओं का बाबूपन वंशानुक्रम से स्थायी नहीं हो पाता था। अनेक बाती वाले दीपक के समान वे अपना तेल आप ही थोड़े से समय की धूमधाम में चुका देते। अपने कैलाश चंद्र राय चौधरी उसी ख्यातनामा नयन जोड़ के एक बुझे हुए अर्थात बिगड़े हुए बाबू थे। इन्होंने जब जन्म ग्रहण किया था तब तेल दीपक की पैंदी में ही रह गया था। इनके पिता की मृत्यु होने पर नयन जोड़ का बाबूपना कुछ साधारण श्राद्ध शांति कार्यों में अपनी अंतिम ज्योति दिखाकर अचानक बुझ गया। सारी धन संपत्ति कर्जे में बिक गई। जो थोड़ी सी बची रही उससे पुरखों की ख्याति की रक्षा करना असंभव था। इसलिए कैलाश बाबू नयन जोड़ को त्याग कर पुत्र को साथ लेकर कलकत्ता आकर रहने लगे। पुत्र भी अपनी एकमात्र कन्या को छोड़कर इस हतगौरव संसार का परित्याग करके परलोक सिधार गया। हम कलकत्ता में उनके पड़ोसी थे। हमारा इतिहास उनके एकदम विपरीत था। मेरे पिता ने अपने प्रयत्न से धन कमाया था। वे कभी भी घुटने से नीचे तक की धोती नहीं पहनते थे, कौड़ी कौड़ी का हिसाब रखते थे और बाबू की उपाधि पाने की उन्हें कोई लालसा न थी। इसके लिए मैं उनका एकमात्र पुत्र उनके प्रति कृतज्ञ हूं। मैंने जो लिखना पढ़ना सीखा और बिना प्रयत्न के अपने शरीर और मान की रक्षा के लिए उपयोगी यथेष्ट धन पाया है, उसी को मैं अपना परम गौरव की बात समझता हूं। शून्य भंडार में पैतृक बाबूपन के उज्जवल इतिहास की अपेक्षा लोहे के संदूक में कंपनी के पैतृक कागज मुझे बहुत ज्यादा मूल्यवान प्रतीत होते हैं। शायद इसी कारण जब कैलाश बाबू अपने पूर्व गौरव की बिगड़ी हुई बैंक के नाम लंबा चौड़ा चेक काटते तो मुझे अत्यंत असहनीय लगता। मुझे लगता है मेरे पिता ने अपने हाथ से अर्थोपार्जन किया है, इसलिए कैलाश बाबू शायद मन ही मन मेरे प्रति अवज्ञा का अनुभव करते हैं। मैं क्रोधित होता और सोचता कि अवज्ञा के योग्य कौन है, जो जीवन भर कठोर त्याग स्वीकार करके नाना प्रलोभनों का अतिक्रमण करके लोगों के मुख की तुच्छ ख्याति की अवहेलना करके अब विश्रांत एवं सतर्क बुद्धि चातुर्य द्वारा समस्त प्रतिकूलताओं और बाधाओं पर विजय प्राप्त करके समस्त अनुकूल अवसरों पर अपना अधिकार कर चांदी के एक एक स्तर से संपत्ति के एक ऊंचे पिरामिड का अकेले अपने हाथों से निर्माण कर गए हैं। वे घुटनों के नीचे धोती नहीं पहनते थे, इसी कारण वे छोटे आदमी थे। ऐसा नहीं है। उस समय मेरी अवस्था कम थी, इसलिए मैं इस प्रकार का तर्क करता नाराज हो जाता। अब अवस्था बढ़ गई है, अब सोचता हूं इसमें हानि भी क्या है। मेरे पास तो विपुल संपत्ति है, मुझे किस बात का अभाव है। जिसके पास कुछ नहीं है वो यदि अहंकार करके सुखी हो ले, इसमें मेरा तो रत्ती भर भी नुकसान नहीं, उल्टे उस बेचारे को सांत्वना मिल जाती है। ये भी पता चला कि मुझे छोड़कर और कोई कैलाश बाबू के ऊपर क्रोध नहीं करता था, क्योंकि दुनिया में इतना अधिक निरीह आदमी नहीं मिलता। काम काज में, सुख दुख में पड़ोसियों के साथ उनका पूरा सहयोग रहता था। किसी से भेंट भी हो जाती तो वे हंसते हुए सबसे स्नेहपूर्वक बातें करते। जहां भी जिसका भी जो कोई था उन सब का कुशल संवाद पूछकर ही उनकी शिष्टता विश्राम पाती। इसलिए किसी से भी उनकी भेंट होते ही एक खूब लंबी प्रश्नोत्तर माला की सृष्टि हो जाती। जैसे, अच्छे हो? शशि अच्छा है? हमारे बड़े बाबू अच्छे तो हैं?
सुना था मधु के पुत्र को ज्वर आ गया था, वो अब अच्छा तो है? हरिचरण बाबू को बहुत समय से नहीं देखा, वे अस्वस्थ तो नहीं हो गए? तुम्हारे राखाल का क्या समाचार है? घर में सब लोग अच्छे तो हैं? इत्यादि इत्यादि। वे बड़े ही साफ सुथरे व्यक्ति थे। कपड़े लत्ते अधिक नहीं थे, किंतु मिर्जई, चादर, कुर्ता, यहां तक कि बिस्तर पर बिछने वाली एक पुरानी दुतई, तकिए का खोल, एक छोटी सी दरी, इन सब को वे अपने हाथों धूप देकर, झाड़कर, रस्सी में लटकाकर, तहाकर, अरगनी पर टांगकर बड़े ही कायदे से रखते थे। जब भी वे दिखाई पड़ते तभी लगता मानो वे सुसज्जित होकर तैयार बैठे हैं। थोड़े बहुत सामान से ही उनका घर द्वार जगमगाता रहता। ऐसा लगता मानो उनके पास तो और भी बहुत कुछ है। नौकर के अभाव में वे कई बार कमरे का दरवाजा बंद करके अपने हाथ से बड़े ढंग से धोती चुनियाते और चादर और कुर्ते की आस्तीन बड़े यत्न और परिश्रम में चुन्नट करके रखते। उनकी लंबी चौड़ी जमींदारी और बहुमूल्य धन संपत्ति लुप्त हो चुकी थी, किंतु एक बहुमूल्य गुलाब पाश, इत्रदान, सोने की एक रकाबी, चांदी का एक हुक्का, एक बहुमूल्य शाल और पगड़ी को उन्होंने बड़े यत्न से दरिद्रता के मुंह में जाने से बचाया था। कोई भी अवसर आने पर यह सब सामान निकल आता और नयनजोड़ के जग विख्यात बाबुओं के गौरव की रक्षा हो जाती। इधर कैलाश बाबू मिट्टी के माधव होने पर भी अपनी बातों में जो अहंकार व्यक्त करते, वो मानो पूर्व पुरुषों के प्रति अपने कर्तव्य का अनुभव करके ही करते थे। सभी लोग उसको बढ़ावा देते और विशेष विनोद का अनुभव करते। मोहल्ले के लोग उनको दादाजी कहते और उनके यहाँ हमेशा बहुत से लोगों का समागम रहता, किंतु दैन्यावस्था के कारण कहीं उनका तंबाकू का खर्च बहुत न बढ़ जाए, इसलिए प्रायः मोहल्ले का कोई न कोई 2-1 सेर तंबाकू खरीद लाता और उनसे कहता, दादाजी एक बार परीक्षा करके तो देखो जरा, गया का बढ़िया तंबाकू हाथ लगा है। दादाजी 2-1 कश खींचकर कहते, खूब है भाई तंबाकू, खूब है, और इसी बहाने 60-65 रुपए तोले के तंबाकू का किस्सा छेड़ देते और पूछते कि किसी को उस तंबाकू का स्वाद लेकर देखने की इच्छा तो नहीं है। सभी जानते थे कि यदि कोई इच्छा प्रकट कर दे तो अवश्य ही चाबी का पता नहीं लगेगा, या फिर बहुत ढूंढने के बाद पता चलेगा कि पुराना नौकर गणेश का बच्चा कहां क्या रखता है, इसका कोई ठिकाना नहीं। गणेश भी बिना प्रतिवाद किए समस्त अपवाद स्वीकार कर लेगा, इसलिए सभी एक स्वर में उत्तर देते, दादाजी कोई जरूरत नहीं, वो तंबाकू हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, हमारे लिए यही अच्छा है। इतना सुनते ही दादाजी दोबारा कुछ न कहकर किंचित मुस्कुराते। सबके विदा होते समय वे सहसा बोल उठते, खैर इसे छोड़ो, तुम लोग मेरे यहां भोजन कब करोगे, बताओ तो भाई। क्यों ही सब बोल पड़ते, देखा जाएगा, फिर किसी दिन तय कर लेंगे दादाजी। यही अच्छा है, थोड़ा पानी बरस जाए, ठंडक हो जाए, नहीं तो इस गर्मी में भारी भोजन बेकार है। जब बरसात आती तब कोई भी दादाजी को उनकी प्रतिज्ञा का स्मरण न कराता, किंतु बात चलने पर सभी कहते, जब तक बूंदाबांदी बंद ना हो तब तक मजा नहीं आएगा। किराए के छोटे घर में रहना उनके लिए शोभन नहीं है और कष्ट भी होता है। इस बात को उनके बंधु बांधव उनके सामने स्वीकार करते हैं, लेकिन कलकत्ते में खरीदने योग्य घर खोज लेना कितना कठिन है, इस विषय में भी किसी को कोई संदेह नहीं था। यही नहीं, आज 6-7 वर्ष से खोज करने पर भी कोई मोहल्ले वाला भाड़े पर लेने योग्य एक बड़ा मकान तक नहीं पा सका। आखिर दादाजी कहते, जो हो भाई, तुम लोगों के पास हूं, मेरे लिए यही सुख है। नयनजोड़ में बड़ा घर तो पड़ा ही है, किंतु वहां क्या मन टिकता है। मेरा विश्वास है दादाजी भी जानते थे कि उनकी अवस्था सभी जानते हैं, और जब वे भूतपूर्व नयनजोड़ को वर्तमान का रूप देकर दिखावा करते और जब और लोग भी उनमें उनका साथ देते, तब वे मन ही मन समझ लेते कि परस्पर की ये छलना केवल एक दूसरे के प्रति सौहार्द के कारण है। किंतु मुझे बड़ी चिढ़ होती, छोटी अवस्था में दूसरों के निरीह गर्व का भी दमन करने की इच्छा होती, और हजारों गुरुतर अपराधों की तुलना में मूर्खता ही सबसे अधिक असह्य प्रतीत होती। कैलाश बाबू सचमुच निर्बोध नहीं थे, काम काज में उनकी सहायता और सलाह की भी अपेक्षा करते, किंतु नयनजोड़ का गौरव वर्णन करने में उनको सहज औचित्य का तनिक भी ध्यान नहीं रहता था। सबके स्नेह और मनोरंजन के पात्र होने के कारण कोई भी उनकी किसी भी असंभव बात का प्रतिवाद नहीं करता था। इससे वे अपनी बात की सीमा की रक्षा नहीं कर पाते थे।
दूसरे व्यक्ति भी जब हंसी मजाक में अथवा उनको संतुष्ट करने के लिए नयन जोड़ के कीर्ति कलाप के संबंध में अस्वाभाविक मात्रा में अत्युक्ति का प्रयोग करते तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के सब कुछ मान लेते और स्वप्न में भी संदेह न करते कि कोई दूसरा इन सब बातों में लेश मात्र भी अविश्वास प्रकट कर सकता है। कभी कभी मेरी इच्छा होती है कि वृद्ध जिस मिथ्या गढ़ के सहारे रह रहे हैं और सोचते हैं कि वे चिरस्थायी हैं, उस दुर्ग को ही सबके सामने ही दो तोपों से उड़ा दूं। जैसे किसी पक्षी को डाल पर आराम से बैठा देखकर शिकारी की इच्छा होती है कि उसे गोली से उड़ा दे, पहाड़ के ऊपर किसी पतोन्मुख पत्थर को पड़े देखकर बालक के मन में आता है कि ठोकर मारकर उसे लुढ़का दे। जो वस्तु प्रतिक्षण अब गिरी की तब गिरी की स्थिति में है और किसी एक चीज से अटकी रहती है, उसको गिरा देने में ही मानो उसकी संपूर्णता निहित है और उससे दर्शक के मन को भी संतोष मिलता है। कैलाश बाबू की असत्य बातें जितनी सरल थीं उतनी ही दुर्बल थीं। वे सत्य की बंदूक के निशाने के ठीक सामने इस प्रकार छाती फुलाकर नाचने लगती कि उनको तुरंत नष्ट कर डालने के लिए मन में इच्छा उत्पन्न हो जाती। मैं केवल अत्यधिक आलस्य और सर्वजन सम्मत प्रथा का अनुसरण करने के कारण ही इस कार्य में हस्तक्षेप न करता। अतीत के अपने मनोभावों का विश्लेषण करने पर जो कुछ याद आता है उससे लगता है कि कैलाश बाबू के प्रति मेरे आंतरिक द्वेष का एक और गूढ़ कारण था। उसको कुछ विस्तार से कहना आवश्यक है। बड़े आदमी का पुत्र होने पर भी मैंने उसकी अवस्था में एमए पास किया है। यौवन अवस्था में भी किसी प्रकार की कुसंगति और कुत्सित आमोद में योग नहीं दिया और अभिभावकों की मृत्यु के बाद स्वयं मालिक होने पर भी मेरे स्वभाव में किसी प्रकार की विकृति नहीं आई है। इस पर शक्लो सूरत ऐसी कि यदि मैं उसे अपने मुंह से सुंदर कहूं तो अहंकार हो सकता है, किंतु झूठी प्रशंसा नहीं होगी। इसलिए बंगाल में घटकों के बाजार में मेरी कीमत बहुत ज्यादा है, इसमें जरा भी संदेह नहीं। इस बाजार में मैं अपनी पूरी कीमत वसूल करके रहूंगा। मैंने ये दृढ़ प्रतिज्ञा की थी। धनी पिता की परम रूपवती विदुषी एकमात्र कन्या आदर्श रूप से मेरी कल्पना में विराज रही थी। 10,000 20,000 रुपए दहेज का प्रस्ताव लेकर देश विदेश से मेरे विवाह संबंध आने लगे। मैं अविचलित चित्त से तराजू पर रखकर उनकी योग्यता को तौलकर देख लेता था। मुझे कोई भी अपने बराबर योग्य प्रतीत नहीं हुई। अंत में भवभूति की उक्ति के समान मेरी धारणा बन गई कि हो सकता है कभी कोई मेरे समान उत्पन्न हो। समय असीम है, वसुधा विपुल है, किंतु वर्तमान काल में और शूद्र बंग देश में वो असंभव दुर्लभ पदार्थ उत्पन्न हुआ है या नहीं, इसमें संदेह है। कन्या भार से ग्रस्त लोग प्रायः नाना प्रकार से मेरी स्तव स्तुति करते हुए विविधोपचारों से मेरी पूजा करने लगे। कन्या चाहे पसंद हो या ना हो, ये पूजा मुझे बुरी नहीं लगती थी। बढ़िया लड़का मानकर कन्याओं के पिताओं द्वारा अपनी इस पूजा को मैं अपना उचित प्राप्य समझता था। शास्त्रों में लिखा है कि देवता वो चाहे दें या ना दें, यथाविधि से पूजा न करने पर बड़े क्रुद्ध हो जाते हैं। नियमित रूप से पूजा पाते हुए मेरे मन में भी वैसा ही अत्युच्च देव भाव पैदा हो गया था। पहले ही कह चुका हूं, दादाजी की एक पौत्री थी। उसको अनेक बार देखा था, किंतु कभी भी रूपवती समझने का भ्रम नहीं हुआ। अतएव उससे विवाह की कल्पना भी मेरे मन में नहीं उठी। किंतु ये अच्छी तरह सोच रखा था कि कैलाश बाबू किसी आदमी के मार्फत अथवा स्वयं पौत्री के अर्घ्य चढ़ाने की मंशा से मेरी पूजा वंदना करने आएंगे, क्योंकि मैं अच्छा था। किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैंने सुना मेरे किसी मित्र से उन्होंने कहा था कि नयन जोड़ के बाबू कभी किसी विषय में आगे बढ़कर किसी से प्रार्थना नहीं करते। कन्या चाहे चिरकुमारी रह जाए तो भी वे उस कुल प्रथा को भंग नहीं कर पाएंगे। सुनकर बड़ा क्रोध बहुत दिनों तक मेरे मन में बना रहा। केवल भला लड़का होने के कारण चुप रह गया। जिस प्रकार वज्र के साथ बिजली रहती है, ठीक उसी तरह मेरे स्वभाव में क्रोध के साथ कौतुक प्रियता जुड़ी हुई थी। वृद्ध को केवल पीड़ा पहुंचाना मुझसे संभव न होता, किंतु एक दिन सहसा मन में एक कौतुकपूर्ण योजना आई कि उसे कार्यान्वित करने का लोभ संवरण न कर सका। पहले ही कह चुका हूं कि वृद्ध को संतुष्ट करने के लिए अनेक व्यक्ति तरह तरह की मिथ्या बातों की सृष्टि करते थे। मोहल्ले के एक पेंशन भोगी डिप्टी मजिस्ट्रेट प्रायः कहते, दादा, छोटे लाट के साथ जब भी भेंट होती है वे नयन जोड़ के बाबुओं का समाचार पूछे बिना नहीं रहते। साहब कहते हैं कि बंगाल में बर्दवान के राजा और नयन जोड़ के बाबू यथार्थ में केवल यही दो पुराने और सुप्रतिष्ठित वंश हैं। दादा बहुत खुश होते और भूतपूर्व डिप्टी बाबू से भेंट होते ही अन्यान्य कुशल समाचारों के साथ पूछते, छोटे लाट साहब अच्छे हैं? उनकी मेम साहब वो अच्छी हैं? उनके लड़के लड़कियां सब अच्छी तरह हैं?
ये भी इच्छा प्रकट करते कि वे शीघ्र ही एक दिन साहब से मिलने जाएंगे, किंतु भूतपूर्व डिप्टी को निश्चित पता था कि नयनजोड़ की विख्यात 4 घोड़े वाली बग्घी के तैयार होकर दरवाजे पर पहुंचते पहुंचते अनेक छोटे और बड़े लाट बदल जाएंगे। एक दिन प्रातःकाल मैंने जाकर कैलाश बाबू को अलग बुलाकर धीरे से कहा, दादा, कल लेफ्टिनेंट गवर्नर के स्वागत समारोह में गया था। उनके नयन जोड़ के बाबू की बात छेड़ने पर मैंने कहा कि नयन जोड़ के कैलाश बाबू तो कलकत्ता में ही हैं। ये सुनकर छोटे लाट इतने दिन तक मिलने न आ सकने के कारण बड़े दुखी हुए। कहा कि आज ही दोपहर को वे छिपकर आपसे मिलने आएंगे। और कोई होता तो बात की असंभवता समझ जाता एवं और किसी के संबंध में कही जाने पर कैलाश बाबू भी उस बात पर हंसते, किंतु अपने से संबंधित होने के कारण इस बात पर उनको लेश मात्र भी अविश्वास नहीं हुआ। सुनकर जितने प्रसन्न हुए उतने ही अधीर हो उठे। कहाँ बैठाना होगा, क्या करना होगा, किस प्रकार अभ्यर्थना करनी होगी, किस प्रकार नयन जोड़ का गौरव बचेगा, वे कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे। इसके अतिरिक्त वे अंग्रेजी नहीं जानते, बात कैसे करेंगे, यह भी एक समस्या थी। मैंने कहा, इसके लिए चिंता न करें, उनके साथ एक दुभाषिया रहता है, किंतु छोटे लाट साहब की ये एक खास इच्छा है कि और कोई उपस्थित न रहे। मध्याह्न में जब मोहल्ले के अधिकांश लोग ऑफिस चले गए एवं शेष लोग द्वार बंद करके निद्रामग्न थे, तभी एक बग्घी कैलाश बाबू के घर के सामने आकर रुकी। बिल्ला लगाए चपरासी ने उनको खबर दी, छोटा लाट साहब आया। दादाजी पुराने जमाने में प्रचलित सफेद पाजामा और पगड़ी बांधे हुए तैयार थे। अपने पुराने नौकर गणेश को भी उन्होंने अपनी धोती, चादर, कुर्ता पहनाकर ठीक ठाक कर रखा था। छोटे लाट के आगमन का समाचार सुनते ही हांफते हांफते कांपते हुए दौड़कर द्वार पर जा उपस्थित हुए और कमर झुकाकर बारंबार सलाम करते हुए अंग्रेज वेशधारी मेरे एक प्रिय समवयस्क को अंदर ले गए। वहां कुर्सी पर उनका एकमात्र बहुमूल्य शाल बिछा हुआ था। उसी के ऊपर कृत्रिम छोटे लाट को बैठाकर उन्होंने उर्दू भाषा में एक अति विनीत लंबी वक्तृता का पाठ किया और नजर के रूप में सोने की रकाबी में रखकर बड़े कष्ट से रक्षित अपनी कुल क्रमागत अशर्फियों की एक माला रखी। पुराना सेवक गणेश गुलाब जल का पात्र और इत्रदान लिए उपस्थित था। कैलाश बाबू बारंबार क्षोभ प्रकट करने लगे कि वे अपने नयन जोड़ वाले घर में हुजूर बहादुर की पदधूलि पड़ने पर उनके अतिथि सत्कार का यथासाध्य यथोचित आयोजन कर सकते थे। कलकत्ता में वे प्रवासी हैं, यहां वे जलहीन मछली के समान हर काम में असमर्थ हैं, इत्यादि। मेरे मित्र बड़ा सा हैट पहने अत्यंत गंभीर भाव से अपना सिर हिलाने लगे। अंग्रेजी कायदे के अनुसार ऐसे स्थलों पर सिर पर टोप न रखने की प्रथा है, किंतु मेरे मित्र ने पकड़े जाने के भय से यथासंभव छिपे रहने के प्रयत्न में टोप नहीं उतारा। कैलाश बाबू एवं उनके गर्वांध प्राचीन भृत्य को छोड़कर और सभी क्षण भर में बंगाली व्यक्ति के इस छद्म वेश को पहचान लेते। 10 मिनट तक सिर हिलाकर मेरे मित्र उठ खड़े हुए और पूर्व निश्चय के अनुसार चपरासियों ने सोने की रकाबी समेत अशर्फियों की माला, कुर्सी पर से वो शॉल एवं भृत्य के हाथों से गुलाब जल छिड़कने का पात्र और इत्रदान लेकर उस छद्मवेशी की गाड़ी में रख दिया। कैलाश बाबू ने सोचा कि यही छोटे लाट की प्रथा होगी। मैं पास के ही एक कमरे में छिपा देख रहा था और हंसी के आवेग को रोकने के मारे मेरी छाती फटने की नौबत आ गई थी। अंत में और किसी भी प्रकार न रह सकने के कारण मैं भागकर थोड़ी ही दूर पर जाकर एक कमरे में पहुंचा और वहां हंसी का उच्छ्वास उन्मुक्त करते ही सहसा देखा कि एक बालिका कुर्सी पर उल्टी पड़ी फूट फूट कर रो रही है। मुझे अचानक कमरे में प्रवेश करके हंसते देखकर वो हड़बड़ाकर कुर्सी छोड़कर खड़ी हो गई और अश्रुरुद्ध कंठ में रोष का गर्जन भरकर मेरे मुख पर सजल विशाल कृष्ण चक्षुओं से सुतीक्ष्ण विद्युत वर्षा करती हुई बोली, मेरे दादाजी ने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? क्यों तुम लोग उनको ठगने आए हो? क्यों आए हो तुम लोग? बस आगे और कोई बात ना निकली। उसका गला भर आया, साड़ी से मुंह ढककर रो उठी। मेरी हंसी का आवेग जाने कहां चला गया। मैंने जो काम किया था उसमें मजाक के अलावा और कुछ था, अभी तक मेरे दिमाग में भी ना आया था। अचानक देखा मैंने अत्यंत कोमल स्थान पर अत्यंत कठोर आघात किया है। सहसा मेरे द्वारा किए काम की विभत्स निष्ठुरता मेरे सामने दीप्तिमान हो उठी। मैं लज्जा एवं अनुताप से लात खाए कुत्ते के समान कमरे से चुपचाप बाहर निकल आया। वृद्ध ने मेरे प्रति क्या अपराध किया था? उनके निरीह अहंकार ने तो कभी किसी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाया। मेरे अहंकार ने क्यों इस तरह हिंसा की मूर्ति धारण कर ली? इसके अतिरिक्त और एक संबंध में आज सहसा मेरी आंखें खुल गई।
इतने दिन तक मैं कुसुम को किसी अविवाहित पात्र के प्रसन्न दृष्टिपात की प्रतीक्षा में संरक्षित रखे हुए बिकने वाले पदार्थ के समान देखता था। सोचता था, मैंने इसे पसंद नहीं किया, इसलिए ये पड़ी हुई है। दैव योग से जिसको पसंद आएगी ये उसी की होगी। आज देखा, इस घर के कोने में पड़ी इस बालिका मूर्ति के अंतराल में एक मानव हृदय है। अपने निजी सुख दुख अनुराग विराग को लिए उसका अपना अंतःकरण एक और अज्ञेय अतीत और दूसरी ओर अकल्पनीय भविष्य नामक दो अनंत रहस्य राज्यों की ओर पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है। जिस व्यक्ति के पास हृदय है वो क्या केवल दहेज के रुपयों और आंख नाक की लंबाई चौड़ाई नाप कर पसंद कर लेने योग्य है? रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन तड़के ही मैं वृद्ध के समस्त अपहृत बहुमूल्य द्रव्यों को लेकर चोर की भांति चुपके से दादाजी के घर पहुंचा। इच्छा थी किसी से कुछ भी ना कहकर चुपके से सब कुछ नौकर के हाथों दे आऊंगा। नौकर को न देख पाने के कारण इधर उधर कर रहा था कि इसी बीच पास के कमरे में वृद्ध के साथ बालिका की बातचीत सुनाई पड़ी। बालिका मीठे स्नेहपूर्ण स्वर में पूछ रही थी, दादाजी, कल लाट साहब ने तुमसे क्या कहा? पितामह अत्यंत हर्षित चित्त लाट साहब के शब्दों में प्राचीन नयन जोड़ के वंश का विस्तृत काल्पनिक गुणानुवाद बिठा रहे थे। बालिका उसे सुनकर बड़ा उत्साह प्रकट कर रही थी। वृद्ध अभिभावक के प्रति मातृ हृदय से पूर्ण इस छोटी बालिका की सकरुण छलना से मेरे नेत्रों में अश्रु छलछला आए। मैं बहुत देर तक चुपचाप बैठा रहा। अंत में पितामह के अपनी कहानी समाप्त करके चले जाने पर मैं प्रताड़ना द्वारा अपहरित उस माल को लेकर बालिका के पास उपस्थित हुआ और चुपचाप उसके सामने रखकर चला आया। आजकल की प्रथा के अनुसार और रोज तो वृद्ध को देखने पर किसी प्रकार का अभिवादन न करता था। आज उनको प्रणाम किया। वृद्ध ने अवश्य ही अपने मन में सोचा होगा कि पिछले दिन उनके यहाँ छोटे लाट के आगमन से ही उनके प्रति मेरी सहज भक्ति का उद्रेक हुआ है। वे अत्यंत पुलकित होकर शतमुख से छोटे लाट की कहानी गढ़कर कहने लगे। मैंने भी बिना किसी प्रतिवाद के उसमें सहयोग दिया। बाहर के जिन लोगों ने सुना उन्होंने आद्योपांत इस बात को गप समझा और हंसी हंसी में वृद्ध की सारी गाथा का समर्थन कर गए। सबके उठ जाने पर मैंने अत्यंत सलज्ज विनीत भाव से वृद्ध से एक प्रस्ताव किया। मैंने कहा, यद्यपि नयन जोड़ के बाबुओं के साथ हमारी वंश मर्यादा की कोई तुलना नहीं हो सकती, तथापि प्रस्ताव समाप्त करते ही वृद्ध ने आलिंगन करते हुए मुझे छाती से लगा लिया और आनंदित होकर कहने लगे, मैं गरीब हूं, मेरा ऐसा सौभाग्य होगा ये मैं नहीं जानता था। भाई, मेरी कुसुम ने बड़ा पुण्य किया है जो आज तुम हाथ आए। कहते कहते वृद्ध के नेत्रों से अश्रु झरने लगे। वृद्ध ने आज पहली बार अपने महिमान्वित पूर्व पुरुषों के प्रति अपना कर्तव्य भुलाकर यह स्वीकार किया कि वे गरीब हैं और यह भी स्वीकार किया कि मुझे प्राप्त करके नयन जोड़ वंश की गौरवहानि नहीं होगी। मैं जिस समय वृद्ध को अपमानित करने के लिए षड्यंत्र कर रहा था, उस समय वे मुझे परम सत्पात्र समझकर एक निष्ठ भाव से मेरी कामना कर रहे थे। साथियों, अभी आप सुन रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी पितामह। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छी लगने पर इसे लाइक और अपने जानने वालों में शेयर करिएगा ताकि वे भी इसका आनंद उठा सकें। नई कहानियों को समय पर सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।